आज हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्या है कि हम लोगों का जो मेन पर्पस होगा अकाउंट्स सीखने का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस होगा। ठीक, दिल्ली में इतने सारी कंपनियां खुली हैं, इतने सारे दुकान वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपना पैसे कमाते हैं। जहाँ भी मामला पैसे का हो, जहाँ भी मामला बिजनेस का हो, जैसे जहाँ भी मामला पैसे का हो, जैसे मामला पैसे का आता है वहाँ पर अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स बेसिकली देसी भाषा में समझो तो हिसाब किताब करने को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, मोटा मोटा। थ्योरी में तो चलो किताबों में बहुत सारी थ्योरियाँ मिल जाएंगी आपको, पेपर क्लियर करने के हिसाब से आपको थ्योरियाँ रट लेना और उस हिसाब से आप पेपर में लिखना, तो ठीक है। जाति भाषा में, जाति गिनती की भाषा में मोटा मोटा अकाउंट्स की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है। जैसे मामला पैसे का आ जाता है वहीं पर हमारे के लिए अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पापा का कुछ ट्रैवल का काम है, गाड़ियाँ चलाते हैं या चलवाते हैं या कुछ न कुछ करते हैं। तो जैसे जब वो गाड़ी चलाते हैं, स्कूल के लिए चलाते हैं, चाहे लोकल साइट सीइंग के लिए चलाते हैं, चाहे आउट ऑफ दिल्ली कई सारे टूर होते हैं उनके लिए चलाते हैं, किसी भी काम के लिए चलाते हैं, तो वहाँ पर हिसाब किताब करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो दिल्ली से आगरा ले गए, कोई 3-4 लोगों को ले गए या 10 लोगों को ले गए, तो उनको हिसाब करना पड़ेगा कि भाई हमने एक बंदे से सेट किया था 1000 रुपये का, अगर 5 लोग गए हैं तो मुझे तो 5000 रुपये चाहिए। ठीक है ना, बोलते हैं ना ऐसे। साथ में सामने वाला जो पार्टी है, वो पार्टी भी कहते हैं ठीक है जी, हम आपको 5000 रुपये तो देंगे, लेकिन आप हमें इसका बिल दो, कागज़ दो, रसीद दो, कुछ भी बोल सकता है वो। तो अब चूंकि ये मामला पैसे से रिलेटेड है, तो उसमें कई सारे काम आ जाते हैं। बिल देना, पैसे लेना, बैंक में लेना, कैश में लेना, उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उनका जिस पर्पज़ से उन्होंने हमें हायर किया हमने उनको पूरा सर्विस देना, ये सारा मामला जो है पैसे से रिलेटेड हो जाता है और यहीं पे अकाउंट्स आ जाता है। इतना ही नहीं, इससे एक स्टेप मूविंग फॉरवर्ड, भाई क्लाइंट आया, आपने पैसे कमाए, अब आप उसको यहाँ से आगरा ले गए या जयपुर ले गए, लेकिन अब जैसे जयपुर ले गए तो यहाँ पर खाली आप और क्लाइंट नहीं होते, हमारे आपके और क्लाइंट के बीच में एक गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट ने आपको रोड बना के दिया, गवर्नमेंट ने आपको रेड लाइट बना के दिया, गवर्नमेंट ने आपको फ्लाईओवर बना के दिया, आप साए साए उड़ते चले जाते हो। तो तीसरा पार्टी गवर्नमेंट भी होता है, तो गवर्नमेंट का भी हक होता है हमारे बिजनेस में। कितना हक होता है, कैसे होता है, ये हम बाद में समझेंगे। बट फिलहाल अगर हम पार्टियों की बात करें तो इसमें आप भी हो, आपका कस्टमर भी है और आपका गवर्नमेंट भी है। तो इस वजह से हमें हिसाब किताब करना पड़ता है कि साहब मैंने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए, मेरे पास 20 रुपये बच गए। अब 20 रुपये में थोड़ा गवर्नमेंट को भी दे देंगे 2-4 रुपये, मोटी बात समझे। तो इस टैक्स के तौर तरीके पे। से, हाँ, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भी चाहिए होती है। जैसे कल मैंने शायद बताया था कि टैक्स क्यों ज़रूरी होता है, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी नहीं देंगे तो घर कैसे चलेगा भाई। सही। जो जैसे घर में क्या होता है, मतलब एक पिता होता है, उसके 2-4 बच्चे होते हैं, सब अपना अपना कमाते हैं, तो जो जैसा कमाता है, कोई बच्चा कम कमाता है, कोई बच्चा ज़्यादा कमाता है, तो उसी रेशियो में पेरेंट्स जो हैं बोलते हैं भाई घर में भी पैसे दो, है ना। तो वो किस लिए बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि घर की भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स ने मेंटेन करनी होती है, तो इसीलिए वो बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा अपना लेते रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए एक तरह से माई बाप ही होते हैं। वो हमारे लिए रोड बनाते हैं, फौज बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, लाल बत्ती बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं, बहुत सारा कुछ करती रहती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा?
कोई पर्सन आदमी जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो तो पैसा देगा नहीं। तो हमारा ही पब्लिक का ही पैसा होता है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक के रहनुमाई के लिए। तो बहरहाल हम बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में जहाँ भी मैटर पैसे का फंसता है वहाँ पर हमारी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया, जैसे ट्रैवल बिजनेस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बैंक को उठा लीजिए। बैंक में भी बैठे हैं लोग बाग, आप किसी बैंक में जाते हो, उसमें हज़ारों लोगों का खाता होता है, उसमें बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं। वो लोगों का हिसाब किताब करते रहते हैं कि भैया आपने 2 लाख जमा किया था, आपने 2.5 लाख 1.5 लाख निकाल लिया तो आपका 50,000 ही तो बच गया। प्लस बैंक बहुत सारे लोन देती है, लोन लेती है, ब्याज लेती है, बहुत सारा काम चलता रहता है। चूँकि मैटर सारा पैसे से रिलेटेड होता है, इसलिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, हिसाब किताब करना ज़रूरी है। 2 लोगों के बीच में लेन देन भी होता है, कोई पैसे का लेन देन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हो सकता है। तो वहाँ भी हमें हिसाब करना पड़ता है कि हमने आपसे इतना काम उठाया था, 1 लाख का काम उठाया था, जिसे मैं आधा कर चुका हूँ, तो भाई साहब कुछ तो पैसे दे दो एडवांस के तौर पे। लोग ऐसी बात करते हैं। तो जहाँ भी ये मामला लेन देन चलता है, पैसा फंसता है मैटर बीच में, वहीं पर अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मैटर एक सेंस में नहीं होता है, करीब करीब हर जगह ही होता है। सबसे छोटी बात करो एग्जाम्पल के लिए, तो एक भिखारी भी होता है ना, जो बैठता है चौराहे पे, आपने देखा होगा। वो सुबह आ जाता है और वो अपने रात को जब जाने लगता है तो देखता है कि आज मैंने कमाया क्या। देखता है कि मान लो उसने 200 रुपये कमाए, उसका रोटी पानी का खर्चा मान लो 100 रुपये है, तो उसको लगता है चलो भाई मेरे 100 रुपये बच गए। अगर उस भिखारी को दिन भर में 20 रुपये भी भीख ना मिले और उसका खर्चा 100 रुपये का हो, तो देखना कल से बैठना बंद कर देगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसने अपना हिसाब लगा लिया कि भैया मेरा गुजारा तो 20 रुपये में होगा ही नहीं, 100 रुपये का मेरा खर्चा है और 20 रुपये कमाई है तो मर जाऊंगा मैं तो यानी कि जहाँ भी पैसा फंसा वहीं पर हिसाब चल। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ये तो आपको एक जस्ट बैकग्राउंड हो गया कि अकाउंट्स क्यों ज़रूरी है। अकाउंट्स इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भी मामला पैसे का हो वहीं पर अकाउंट्स की ज़रूरत है। अब एक चीज़ हम समझेंगे कि अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे मेन जो हैं, इसके समझ लो 4 पिलर्स होते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में 4 समझ लो पिलर्स होते हैं। ये पिलर वो वाले दीवार वाले पिलर नहीं हैं, 4 इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें समझने होते हैं, और यही 4 के बेस पे पूरा अकाउंट्स डिपेंड करता है। इन चारों की हमें खूब अच्छे से समझ होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये आपने 4 समझ लिया तो समझ लो आपने आधी बाजी मार ली। बाकी उसके ऊपर कहते हैं ना, पिलर अच्छा दे दो, बेस अच्छा दे दो, ऊपर फ्लोर तो बनते चले जाते हैं। तो वैसे ये 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे अकाउंट्स का कोई भी रिपोर्ट बनाने में, कोई भी ट्रांजैक्शन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब ये 4 पिलर्स क्या है, हम लोग इसी चारों को समझेंगे। जो 4 मेन टॉपिक्स हैं इसके, वो क्या है। आपने अकाउंट्स में सुना होगा, एक होता है इनकम। किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनकम नहीं होगा वो धंधा चल ही नहीं सकता। क्लियर है? अब इनकम क्या होता है, इनकम को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले खाली नामों को सुन लेते हैं। ये सारा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ये सब चीज़ें पहले से मालूम है। लेकिन इन चीज़ों को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। इनकम क्या क्या हो सकती है, कि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होता है इनकम, दूसरा होता है आपका एक्सपेंस। हमें इसको खूब अच्छे से समझना है कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम एक्सपेंस में अंतर क्या होता है,
इनकम कितने प्रकार की हो सकती है, एक्सपेंस कितने प्रकार का हो सकता है, कौन सा खर्चा एक्सपेंस है, कौन सा खर्चा एक्सपेंस नहीं है, कौन सा कमाई आमदनी है, कौन सा कमाई आमदनी नहीं है, इसकी हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनकम का जरूरी है बिजनेस में होना, जब तक इनकम नहीं आएगा वो ऑफिस नहीं चलेगा। एक खर्चा भी होता है, जब कमाई आती है तो खर्चा भी होता है। तीसरा टॉपिक आता है आपका एसेट्स, और चौथा होता है लायबिलिटी। सिर्फ ये चार चीजें हैं जो पूरे अकाउंट्स को बेस देते हैं, पिलर का काम करते हैं। इन चारों के अलावा और कुछ है ही नहीं अकाउंट्स में। सर एक इसके अलावा कैपिटल भी तो होता था शायद। हाँ, वो भी इसी में से किसी न किसी में आ जाएगा। कोई भी जितने लाइबिलिटी भी में आ जाएगा अकाउंट्स, वो। हाँ लायबिलिटी में आ जाएगा। जितने भी आपके ओ- अकाउंट्स में वर्ड आएंगे, हेड आएंगे, कुछ भी आएगा, वो इन चारों के अंदर ही आएगा। ओके। हाँ, इसके अलावा जो आते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कानून वगैरह आते रहते हैं कि भाई आज से ये नियम बदल गया, वो नियम बदला, वो आते रहते हैं, वो साइड बाय साइड चलता रहता है। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कितनी भी चीज़ें हैं वो इन चारों में आ जाती हैं, और हमें इन चारों को खूब ढंग से समझना पड़ता है। तो हम नॉर्मल पढ़ाई में पढ़ते कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एसेट है कि लायबिलिटी, वो फंस जाते हैं। तो हम इसमें एक एक चीज़ को खूब अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन ना आए। इतना क्लियर हुआ? यस। अब इसमें बहुत सारी ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़े हो, बनाए हो, आपको समझ यस। है। अब उसको थोड़ा यस सा सर। और हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें एक एक टॉपिक को हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे। इसी पे हमने सीखना है, इसी पे हमने एग्जाम्पल बनाने हैं, इसी पे हमने होमवर्क करना है, और इसी को बेस लेकर के हमें आगे सारे रिपोर्ट्स बनाने हैं प्रैक्टिकल वे में। ओके, अगला स्टेप अपन चलेंगे, समझेंगे। सबसे पहला हमारा आता है इनकम। इनकम क्या है, इनकम क्या है और कितने प्रकार का हो सकता है, मार्केट में क्या क्या इनकम के स्रोत हैं। आज के डेट में जितने भी महानगर हैं, जितने बड़े शहर हैं, आम तौर पे उन जगह पे क्या क्या आमदनी के जरिए बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम शहर को ही पकड़ें, हम गांव को भी पकड़ सकते हैं, पूरी इंडिया को पकड़ सकते हैं, पूरे संसार को पकड़ सकते हैं कि किसी भी जगह पे क्या क्या कमाई के जरिए बन सकते हैं, वो सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। अब एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे आम तौर पे आमदनी, आमदनी जरूरी तो है ही बिजनेस में, जब आमदनी नहीं आएगा तो भाई बिजनेस करेगा क्यों, खर्चा कैसे चलेगा। आमदनी के क्या क्या जरिए हो सकते हैं ये हम लोग अभी सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे आमतौर पे एक बड़ा फेमस वर्ड है, एक मिनट, एक बड़ा फेमस वर्ड है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपने सुना होगा। सेल्स अकाउंट, अच्छा अकाउंट हम लास्ट में क्यों लगा देते हैं, ये ऐसे समझो कि अ, एक ना जैसे अलग अलग वो हैं, बकेट हैं, अलग अलग बकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। ये अलग अलग बकेट होते हैं। तो अकाउंट्स की भाषा में, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम इंसानों का नाम लेते हैं तो किसी के आगे मिस्टर लगाते हैं, किसी के आगे मिसेज लगाते हैं, किसी के आगे डॉक्टर लगाते हैं, किसी के आगे इंजीनियर लगाते हैं, देखा होगा ना। इस तरीके से ये ना हम एक सरनेम यूज करते हैं, ये इंसानों की पहचान के लिए होती है ना। ऐसे ही जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं कि सबसे लास्ट में हम अकाउंट वर्ड यूज कर देते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस मद से इतना पैसा आया, इस हेड से इतना पैसा आया, इसलिए अकाउंटिंग की भाषा में यहाँ पर हम अकाउंट वर्ड लगा देते हैं। सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट वो आता है जब हम
कोई भी माल बेचते हैं, अभी हमने यूज किया कोई भी माल बेचते हैं, जो कि सही नहीं है। हम बोलते हैं, हमने बोला ना सेल्स अकाउंट, तो हमारे और आपके माइंड में क्या जाता है? हमारे और आपके माइंड में पहला वर्ड दिमाग में जाता है, मैंने कोई चीज़ उठा के बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, जैसे आलू बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, कार बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, है ना। जैसे मान लो कोई आयरन का आइटम बनाया, वो बेच दिया। कोई भी आइटम हम बेच देते हैं तो हमें लगता है कि हमने सेल किया, ठीक है ना। ये है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। जब भी हम सेल्स करते हैं तो ब्रॉडली ब्रॉडली जब और आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा ना सेल्स को थोड़ा सा बांट दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स, और एक बांट दिया है सेल्स ऑफ सर्विसेज। ठीक, सर्विसेज वो होता है, सेल्स ऑफ गुड्स तो आप समझते हो, कोई भी आइटम उठाया बेच दिया, भाई माल खरीदा, कपड़ा खरीदा, जैसे शर्ट खरीदा और शर्ट बेच दिया, इसको माल बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। सर्विस जब आप किसी को देते हो, वह भी एक तरह का सेल्स के अंदर ही आता है। हमने सर्विस बेची है, या यूँ कह लो सर्विस प्रोवाइड करिए, एक वर्ड आती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब ब्रॉडली आती है, जब बैलेंस शीट में आती है, जब समरी बनाई जाती है, तो उसमें लिखा जाता है हमने गुड्स इतने का बेचा, सर्विसेज इतने का बेचा। तो सर्विस भी जो है वो एक तरह का आपका सेल्स के अंदर ही आता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो पहला हमारा हेड होता है सेल्स अकाउंट। सर्विसेज को हम लोग और आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए सेल्स अकाउंट वो होता है जब भी हम कोई माल बेच देते हैं, कुछ भी बेच देते हैं, वो हमारा सेल्स के अंदर आता है। सेल्स के जरिए हमारी इनकम बनती है। दूसरा और क्या हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे सर्विस चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये जो भी हेड लिख रहा हूँ, सेल्स अकाउंट, सर्विस चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट, ये वर्ड्स लिख लेना और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। जब भी हम आगे आएंगे, एग्जाम्पल में आएंगे, तो यही सब हेड आपको काम आने वाले हैं। अगर मैंने लिखा सर्विस चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट, तो आपको इसी नाम से वहाँ खोलना पड़ेगा अकाउंट। तो ये नाम सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी अभी नाम आएंगे, हम लोग अभी और लिखेंगे, वो सारे नाम आपके टंग पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, कि ये सारे इसी नाम से हम हेड खोलने वाले हैं आगे। जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आएगा ना, तो मैं बोलूँगा इसमें डाल दो, सर्विस चार्ज में डाल दो, तो जैसे बोलूँगा सर्विस चार्ज में डाल दो, तो आपको इसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। क्लियर हुआ? तो एक आप सर्विस चार्ज क्या होती है, सर्विस चार्ज थोड़ा समझते हैं, सर्विस चार्जेस के अंदर क्या क्या आ सकता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आपने देखा होगा कि कई सारे ट्रैवल एजेंट होते हैं जो एयर टिकट का काम करते हैं, राइट। तो किसी ने बोला जी मुझे दिल्ली से कोलकाता का टिकट बना दो, बोला जी भाई 10,000 की तो टिकट पड़ेगी आपको। तो फिर कहता है ऐसा करो यार, तुम तो उधर बस्ती में बैठे हो, मैं इधर निजामुद्दीन ईस्ट में बैठा हूँ, आप मेरे घर तक छुड़वा दो लड़के से। अक्सर ऐसा होता है। तो ट्रैवल एजेंट कहता है कि सर मैं छुड़वा तो दूंगा लड़के से, लेकिन आपको 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? ये 100 रुपये क्या है? ये 100 रुपये सर्विस चार्ज। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रैवल से ही रिलेटेड है, वो जाते हैं बाहर घुमाने, एमपी जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई कहीं जाता है, आपने देखा होगा साथ में गाइड लगा देते हैं। तो गाइड होता है, वो वहाँ के किलों के बारे में उसको एक्सप्लेन करता है उस ग्रुप को, और घुमा फिरा कर ले आता है। अब देखो गाइड तो मैंने बेचा नहीं, गाइड कोई सामान तो है नहीं जिसको मैंने बेच दिया, गाइड भी एक इंसान है।
तो गाइड के जरिए हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, सर्विस चार्जेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? और क्या सर्विस चार्ज हो सकती है? दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे इसी के अंदर एक होता है, इसी से मिलता जुलता, आपने देखा होगा, हाउस कीपिंग चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट। ये भी एक अकाउंट का हेड है जो कि सर्विस चार्ज से रिलेटेड है। अभी हाउस कीपिंग क्या होती है, कुछ आइडिया है? सब घर वर जो साफ करते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह। गेस्ट हाउस जो साफ करते हैं वो काम वाली आती है, आप उसकी बात कर रहे हो? हाँ। तो आपके हिसाब से काम वाली अपना अकाउंट्स बनाती होगी? बनाने को तो बना सकती है, बट क्या वो नॉर्मली बनाती होगी? नहीं नहीं, मतलब बड़े नहीं गेस्ट बनाती हाउस तो खुद ही। वगैरह जो होते हैं। हाँ चलो, आपका गेस्ट हाउस मान लो बड़ा है और काम हाँ। वाली आती है, 2 फ्लोर पे पोछा लगाती है, 4 फ्लोर पे पोछा लगाती है, तो हाउस कीपिंग चार्जेस रिसीव तो उसी लड़की को हो रहा है जो जो बेचारी काम वाली है। अच्छा। तो इसका यूज कहाँ पे हो सकता है? काम तो आपने सही बताया कि झाड़ू पोछा के काम को हाउस कीपिंग कहते हैं, ये काम आपने सही बताया। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि हाउस कीपिंग चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट, ये तो एक इनकम का पार्ट हो गया ना, तो ये तो सर ये अकाउंट्स बनाएगा। वो हाँ बोलो। होगा जो जो मतलब आ, जैसे कि दूसरों के घर साफ कराती है जो बिजनेस। हाँ, आप और थोड़ा सही जगह पे आए। देखो मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हाउस कीपिंग का काम टेंडर पे लेती हैं। हम्म, जैसे, हम्म, मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं जानता, लेकिन कोई भी कंपनी आप समझ लो जिनको रेलवे स्टेशन सफाई करने का ठेका मिलता है, आपने हम्म, सुना होगा। हम्म, जैसे जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई ताज पैलेस होटल एग्जांपल, तो ज़रूरी नहीं कि ताज पैलेस होटल वाला अपना ही स्टाफ से झाड़ू सफाई कराए, ये ज़रूरी नहीं है। वो बड़ी बड़ी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को टेंडर देते हैं कि भाई मेरा एक फ्लोर पे मान लो 20 वॉशरूम है, इतना बड़ा बरामदा है, मैं आपको ठेका देता हूँ मान लो महीने के लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे यहाँ जरा भी कहीं भी धब्बा नहीं चाहिए। अच्छा, बड़े कंपनियां क्या करती हैं, अब इसके लिए उनको बहुत सारे स्टाफ रखने पड़ेंगे। बहुत सारे कंपनी लोग क्या करते हैं, उस स्टाफ को रखने से बचते हैं। सोचते हैं कि यार इतना स्टाफ रखेंगे, सबका पीएफ काटो, ईएसआई काटो, कोई लड़का छुट्टी जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, फिर उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखो, होता है ना। तो बहुत सारी कंपनी वाले क्या करते हैं, किसी हाउस कीपिंग कंपनी को टेंडर दे देते हैं। ये आपने देखा होगा गुड़गांव में, नोएडा में बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगें हैं जिसमें लोग ऑफिसेस चलाते हैं। तो ये बिल्डिंग वाले क्या करते हैं, उतना स्टाफ थोड़े रखते हैं, वो किसी न किसी हाउस कीपिंग कंपनी को टेंडर दे देते हैं। कहते हैं भाई ये इस बिल्डिंग में मेरे 5 फ्लोर हैं, पाँचों फ्लोर पे पूरे साफ़ सफाई, बाथरूम, फर्श और जितना भी चीज़ें हैं साफ़ सफाई का, ये आप करोगे और आपको हम इतने का टेंडर देते हैं। अब जो कंपनी टेंडर लेती है उसके लिए हाउस कीपिंग चार्जेज रिसीव। क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, सोचो। जरूर नहीं, इसी से मिलता जुलता हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देता हूं आपको, कंसल्टेंसी चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट। ये समझते हो कंसल्टेंसी चार्जेस? किसी को कंसल्ट करना कुछ, उसके लिए चार्ज लेना। कोई एग्जाम्पल दीजिए। डॉक्टर, थेरेपिस्ट। गुड, गुड। ये है सिर्फ कंसल्टेंसी चार्जेस। कंसल्टेंसी का मतलब होता है राय देना, राइट। काउंसलिंग देना, राय देना, कंसल्टिंग सर्विसेज देना। एग्जाम्पल, आपने बताया किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जो भी जैसा भी डॉक्टर है, हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो वो क्या करता है, नब्ज देखता है,
आँखें चेक करता है, मुँह चेक करता है और एक अपनी राय देता है कि साहब आपको जो है, मुझे लगता है कि जैसे आपको डेंगू है। उसको अपना ऐसे अंदाजे से लगता है। तो वो बोलता है सर ऐसा कर लो, आप ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, उसके बाद आप मेरे पास आना, फिर मैं आपको दवाई दूंगा। ठीक। वो जो कंसल्ट और जाते समय 500 रुपये ले लेता है आपसे। 500, 300, 1000 जिसकी जैसी फीस है। तो ये चार्ज किया जाएगा कंसल्टेंसी चार्ज। क्लियर हुआ? ऐसे ही वकील लोग भी करते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी का कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई आपको राय लेनी है, वकील के पास जाते हो, तो आप उससे राय लेते हो कि सर ऐसी सी बात है, मैं क्या करूं। तो वो आपको नियम कानून बता के अपनी राय दे देता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, और आपसे फीस ले लेता है। तो ये आपको राय हो गया। जैसे आपने बताया, डॉक्टर बताया, एडवोकेट बताया, कोई भी बताया। इतना क्लियर है? इसी से मिलता जुलता वर्ड है प्रोफेशनल चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट। अब ये प्रोफेशनल चार्जेस क्या है भाई साहब? पता नहीं सर। आइडिया नहीं? ओके, कोई बात है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। ठीक। प्रोफेशन एक वर्ड है। प्रोफेशन का मीनिंग होता है पेशा, पेशेवर। आपने सुना होगा ये बंदा पेशे वाला है, पेशेवर आदमी है ये मतलब प्रोफेशनल है। ये पूरा प्रोफेशनल है। ये बच्चे अगर ये लिंक टूट जाएगा तो मैं दूसरा भेज दूंगा, अभी हो सकता है अगले 10 मिनट में टूट जाए, ठीक है ना? ओके। तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको समझा रहा था प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है वो उस लाइन का एक तरह से मास्टर है एक्सपर्ट। ना, उस उसका एक्सपर्ट है। प्रोफेशन ही वही है उसका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने डॉक्टर बोला, तो डॉक्टर भी अपना प्रोफेशनल है, एडवोकेट भी प्रोफेशनल है। ऐसे प्रोफेशंस बहुत सारे होते हैं। किसी का टीचिंग प्रोफेशन होता है, किसी का यू नो मतलब क्या बोलते हैं, किसी का राइटिंग प्रोफेशन हो सकता है, किसी का न्यूज़ कलेक्ट करना प्रोफेशन हो सकता है। अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, लेकिन आमतौर पे वो उस लाइन में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अगर आपको कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई एक ना वर्ड आता है, आगे आप सुनोगे, लाइफ में एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एक वर्ड कभी आप सुनोगे जाती ज़िंदगी में, एक वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड, तो ये एक तरह का ये भी प्रोफेशनल ही होता है। लेकिन ये क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, क्योंकि कहीं आपको किताबों में मुश्किल से मिलेगा, किताबों में जल्दी नहीं मिलता है। क्या होता है, जब कोई बड़ा मसला चलता है, बड़ा मामला उठता है, तो बहुत सारे पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होता है। और कोई पब्लिक के भलाई के लिए जब कोई काम होता है तो उस पर केस हो जाता है, कोर्ट में केस होता है। तो एक पक्ष कुछ बोलता है, दूसरा पक्ष कुछ बोलता है। ठीक है? मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करता है, कहता है सर ऐसा करो, हम अपनी तरफ से एक बंदा अपॉइंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है आप दोनों की बातों को सुनेगा, आप दोनों के जगह पे जाएगा और धरातल पे उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। और जिसमें महीना 2 महीना 3 महीना समय भी लग सकता है, और जो उचित होगा वो आपको बता देगा, और जो भी बताएगा उसी हिसाब से फैसला हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन कोर्ट ये भी कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी ये काम करेगा, इसको फीस भी देनी पड़ेगी। फीस भी देनी पड़ेगी, और वो भी आप ही दोगे। ये तो मैंने जनरल बात बता दी आपको। अब इसी को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंपनी बनी, हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग कोऑपरेटिव कंपनी बनी। हाउसिंग कंपनियां क्या करती हैं, ज़मीन खरीदती हैं और उस पर मकान बनाती हैं, लोगों के रहने के लिए मकान बनाती हैं।
और मकान जब बनाना शुरू करती हैं वो लोगों से एडवांस पैसे लेना शुरू करती हैं। जैसे किसी से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वो अपने कीमत रख देती हैं, भाई ये मकान जो है 50 लाख का है और ये मेरा पेमेंट प्लान है, आप ऐसे ऐसे पैसे देते चलो। तो लोग पैसे देते चलते हैं। अब बहुत सारे सोसाइटी बनती है गुड़गांव में, नोएडा में, आपने देखा भी होगा, लोग मकान भी खरीदते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लान होता है, क्या डाउन पेमेंट प्लान होता है, कई सारे प्लान चलते रहते हैं। क्या हो या क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, पैसे तो ले लेती है कंपनी, साल 2 साल 3 साल पैसे लेती रहती है, थोड़ा सा बना देती है, बाकी छोड़ के भाग जाती है। ऐसा होता है ना। जब ऐसा होता है तो उस केस में मान लो चूंकि उसमें 500 पब्लिक जुड़ी हुई है या 300 पब्लिक जुड़ी हुई है, तो पब्लिक तो छोड़ेगी नहीं, पब्लिक उसको केस कर देती है। जब केस कर देती है तो कोर्ट में मिलते हैं लोग, जब कोर्ट में मिलते हैं तो कोर्ट सुनती है, दोनों की बातें सुनती है, कंपनी की भी दलील सुनती है और पब्लिक की भी दलील सुनती है। ऐसे केसेस में कोर्ट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देती है। ये बंदा भी एक तरह का प्रोफेशनल होता है जिसको अपॉइंट कराया जाता है। तो चूँकि प्रोफेशन का मैटर आया तो इसमें मैंने आपको आउट ऑफ सिलेबस चल के एक नया वर्ड समझा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुछ लोग इस प्रोफेशन में भी जुड़े होते हैं, ये थोड़ा हट के प्रोफेशन है, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, जाएगा बिल्डर के पास जाएगा, 1 महीना 2 महीना उसका खाएगा, फिर 1 महीना जाएगा उन पब्लिक का सुनेगा, बताओ भाई तुम्हारी क्या दशा है, तो पब्लिक अपना रोना रोएगी। फिर वो एक अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से बीच का एक रास्ता निकालता है और उस रास्ते पे दोनों को सेटल कर देता है। बिल्डर को कहता है कि भाई तूने 10 लाख लिए हैं, कम से 5 लाख तो वापस कर। पब्लिक को समझाता है भाई तेरे 5 लाख तो डूबे हुए हैं, तेरे को 2.5 लाख मिल जा रहा है तो क्या ही बुराई है, वरना वो भी ना दे तो क्या कर लेगा। मतलब समथिंग लाइक, मैंने क्या आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं वो मैटर को सेटल करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर हुआ। एक नया वर्ड आया इसलिए मैंने सोचा आपको समझा दूं, ये आपको कभी बातचीत में आगे काम आए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होने। तो प्रोफेशनल चार्जेज वो लोग उनको मिलता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और अच्छे से अभी बताना रह गया, प्रोफेशनल चार्जेज होता क्या है। प्रोफेशनल चार्जेज इन्हीं को मिलते हैं, जैसे डॉक्टर्स को मिला, एडवोकेट को मिला, इसी में सीए को मिल गया। जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, है ना, तो अकाउंटिंग कह लो या अकाउंटेंट्स कह लो, ये भी एक प्रोफेशन ही है। हम लोग किसी का जीएसटी रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ये हमारा प्रोफेशन है, अकाउंटिंग है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मेरा एक प्रोफेशन ही है, एक तरह का पढ़ाने का प्रोफेशन हुआ। तो अब कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल में अंतर क्या हो गया। कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल में अंतर ये होता है कि कंसल्टेंसी हुआ ओनली काउंसलिंग, सिर्फ आपको राय देने की फीस हो गई कंसल्टेंसी। जैसे मान लो मैं सीए हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं सीए हूँ, तो आप मेरे पास राय लेने आए कि सर मुझे थोड़ा टैक्स के बारे में बताइए और मेरा कैसे कैसे टैक्स लगेगा, मेरे काम पे टैक्स बनता भी है कि नहीं बनता है तो कितना बनता है, कैसे बनता है, आप मुझे थोड़ा राय दीजिए। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आपका ये बिजनेस है, मोटा मोटा इतना इनकम है, ऐसा खर्चा है, आपको ऐसे ऐसे लग सकता है, इतना लगेगा, एक आइडिया दे दिया उसको, लेकिन मैंने उसको कोई काम नहीं किया। तो दैट विल कम अंडर कंसल्टेंसी। और आप मेरे पास आए, आपने कहा ठीक है सर, आपने मुझे कंसल्टेंसी दे दिया, मुझे आपका राय अच्छा लगा, आप ये मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का आप आईटीआर भर दीजिए या आप मेरा जीएसटी फाइल कर दीजिए। तो क्या हुआ, मैंने आपसे डॉक्यूमेंट लिया, आपका सारा स्टडी किया और आपके लिए काम कर दिया। तो जब काम कर दिया तो प्रोफेशन चार्ज। क्लियर हुआ। आपने वकील को अप्रोच किया, राय लिया, 500,000 रुपये दे के आ गए, वो उसी कंसल्टेंसी फीस थी। आपने वकील को अपना पूरा केस दे दिया, केस लड़ा, वो बंदा लड़ा, फाइट किया, 2-4 महीने में आपको हार या जीत दिलवाई, उसकी जो फीस हो गई वो प्रोफेशनल चार्ज। क्लियर हुआ। कंसल्टेंसी चार्जेज, प्रोफेशनल चार्जेज एक तरह से एक जैसा दिखता है, एक ही जैसा लोग यूज भी कर लेते हैं, बट एक बारीकी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जब आप काम कर देते हो और आप प्रोफेशनल हो
तो आपकी प्रोफेशनल फीस बन गई। जब आप राय मशवरा देते हो वो आपकी कंसल्टेंसी फीस बन गई। क्लियर हुआ? वो भी है तो एक तरह का सर्विस चार्ज ही, लेकिन जब प्रोफेशनल कोई सर्विस देता है तो प्रोफेशनल चार्ज में आता है। जब एक आम आदमी सर्विस देता है तो वह सर्विस चार्ज में आता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, तो अभी तक आपने इनकम के कितने हेड पढ़े? सेल्स अकाउंट, सर्विस चार्ज अकाउंट, हाउस कीपिंग चार्ज रिसीव्ड अकाउंट, कंसल्टेंसी चार्ज रिसीव्ड अकाउंट, प्रोफेशनल चार्ज रिसीव्ड। और इनकम के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं पूरी दुनिया से सोच के बताओ। कोई भी बिजनेस सोच सकते हो, ये कोई कहीं लिमिट नहीं रखना कि ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है। आप गांव से लेकर के शहर तक कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हो कि कौन बंदा कैसे कैसे पैसे कमा सकता है। आप कमाई का जरिया बताओ और उसको हम लोग एक हेड में बदल देंगे। सोचो। अगला एग्जाम्पल एक और मैं देता हूँ। जैसे जो आपके टैक्सी वाले में होते हैं, ड्राइवरों के पास जो है या कुछ कंपनियों के पास जो है कारें होती हैं। कोई कहता है भाई मुझे आगरा जाना है, मेरे को अपनी कार दे दो किराए पे। तो जो बंदा कार को रेंट पे लगाता है वो क्या लिखता है अपनी इनकम में? कार हायर चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट। ये उसके लिए इनकम का हेड बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कार का किराया ले रहा है। कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कार रेंटल इनकम अकाउंट। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जितने हेड बन रहे हैं ये सब आपकी हो सकती है। और क्या इनकम हो सकती है? जैसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग अपना जैसे होटल वाले होते हैं तो वो लोग रेंट लेते हैं, रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड। हम लोग इनकम पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना है कि सब में रिसीव्ड अकाउंट लगा दें। रेंटल इनकम हो सकती है मकान के रेंट की। और क्या इनकम हो सकती है? एडवर्टीजमेंट। गुड। एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड अकाउंट। ध्यान रखना, रिसीव्ड जिसमें लगा रहा हूँ ये रिसीव्ड ही लगा के रखना। एडवर्टीजमेंट तो काम हो गया, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड नहीं लगाओगे एडवर्टीजमेंट पेड भी हो जाता है, जो खर्चे में आ जाता है। एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड अकाउंट हम लोग लिखते हैं। और क्या इनकम हो सकती है? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एडवर्टीजमेंट हाँ, में ही आ जाएगा। अब एडवर्टीजमेंट आ गया, अब वो एंड ऑफ द डे वो सर्विस चार्ज में आ जाता है। अच्छा। मार्केटिंग चार्जेज आप रिसीव्ड लिखोगे तो मार्केटिंग चार्ज रिसीव्ड लिखने के बदले सर्विस चार्ज रिसीव्ड हो जाती है, सर्विस चार्ज रिसीव्ड के अंदर आ जाती है। और बोलिए। अच्छा है, अच्छा कोशिश है आपका। ऐसा कुछ भी इनकम सोच सकते हो, उसको हम लोग हेड में तब्दील कर देंगे। कमीशन वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कमीशन हम लोग लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। हमने किसी का काम करवा दिया, हमें बीच बीच में बैठ के कमीशन मिल गया, तो कमीशन भी एक अच्छी कमाई मानी जाती है। और जैसे एक आपकी मान लो कंपनी है, कंपनी ने कुछ ज़मीन खरीद लिया। एग्रीकल्चरल इनकम भी एक इनकम का पार्ट होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो बहुत सारे प्लॉट खरीद लेती हैं। बीच में बड़ी न्यूज आई थी कि अडानी अंबानी लोग जो हैं किसानों की ज़मीन खरीद लेंगे और उस पर अपना उपजाएंगे, कुछ कुछ ऐसा चला था न्यूज़ में। तो कंपनी ये काम कर सकती है, उसको कोई इलीगल नहीं है। बहुत सारे एकड़ ज़मीन खरीद लिए, उस पर जो उगाई फसाई करके और उसको आगे बेचते हैं, कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम भी हो सकती है। और क्या इनकम हो सकती है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो सकता है। गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। गुड। और
क्या हो सकती है? अगर मैं आपको समझाता हूँ, आपने पढ़ा होगा। रॉयल्टी। रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीव, रॉयल्टी क्या होती है बाबू? मीनिंग नहीं पता, सुना तो है। ओके, रॉयल्टी का मीनिंग होता है एक तरह से समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ख्याति, ख्याति टाइप का होता है। जैसे एक राइटर है जो किताब लिखता है, ठीक है, मान लो उसने कोई फिजिक्स की किताब लिख दी, तो वो तो लिख दिया किताब उसने, अब उसको छापता है पब्लिशर, ठीक। तो पब्लिशर कहता है, पब्लिशर जो है राइटर को अप्रोच करता है कि सर आप एक फिजिक्स की किताब लिखिए। तो राइटर कहता है भाई मैं लिखूंगा, मेरे को तो बहुत मेहनत पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल लाना पड़ेगा और बहुत टाइम भी लगेगा, मुझे क्या मिलेगा? तो कहता है सर जितनी किताबें बिक जाएंगी, हर किताब पे मैं आपको 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया या 2 रुपया दूंगा। जितनी भी किताबें छप जाएंगी या जितनी भी किताबें बिक जाएंगी, हर किताब पे मैं आपको 10 रुपये दूंगा, ठीक। अब राइटर को देखो, कुछ बेचने तो गया नहीं बेचारा, उसने एक किताब छाप दी, मतलब बना दी, और पब्लिशर ले गया छापा, संजोग से वो किताब हिट हो गई। कोई उपन्यास हो सकता है, कोई कहानी की किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई फिजिक्स की किताब हो सकती है। और पब्लिशर ने देखा भाई 1 लाख पीस का ऑर्डर आ गया, और वो कमिट करके बैठा है 10 रुपये पीस देगा, तो 10 लाख रुपए इसको मिल गए। ये कौन सी इनकम आई? ये रॉयल्टी रॉयल्टी। इनकम आई। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। दूसरी एग्जाम्पल जो जाती जिंदगी में चलती है, वो होती है माइनिंग्स। माइनिंग समझते हो? खुदाई, खदान। गोल्ड माइनिंग, ऑयल माइनिंग। हाँ हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में एक जगह आती है, पहाड़ी टाइप का जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहाड़ी जो ज़मीन होती है वो किसी न किसी मालिक की होती है, ठीक है। तो उनकी ज़मीन पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी है। तो ये खुदाई वाले उसके पास पहुँचते हैं, कहता है कि सर ये जो ज़मीन है, ये वाला एरिया 1 एकड़ का जो भी है, इसके नीचे से हम बालू निकालेंगे, ठीक। ज़मीन आपकी, हम खुदाई करेंगे, हम उसमें से बालू निकालेंगे और हम अपना बालू बेच के कमाएंगे, ठीक। तो ज़मीन वाला कहेगा भाई मैं आपको बालू क्यों निकालने दूँ? तो कहेगा सर ऐसा करो कि ये जो इतनी ज़मीन है, मैं इस आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो। ज़मीन आपसे हम नहीं खरीद रहे, ज़मीन आप ही की रहेगी, लेकिन इसमें से खोद खोद के चाहे हम जितना भी गहरा खोद लें, हम जो बालू निकालेंगे वो बालू हमारा होगा और हम अपना थोड़ा थोड़ा करके उसको बेच लेंगे। अब ज़मीन वाले को क्या मिलेगा? माल तो बेचा नहीं उसने, ज़मीन तो बेचा नहीं, कोई सर्विस दिया नहीं, तो बैठ के उसकी रॉयल्टी खाए। क्लियर हो? ऐसा काम जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आपका नाम ही यूज होता है, आपको बैठे बैठे पैसे मिलते हैं, ये आपके लिए रॉयल्टी है। क्लियर हुआ? इसी से मिलता जुलता वर्ड होती है एक तरह का गुडविल, सुना होगा आप। गुडविल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अब चूंकि टॉपिक आ गया है, तो गुडविल बताओ, गुडविल क्या होती है? आपने सुना है? यस सर। सर किसी मतलब जो कंपनी वगैरह पुरानी हो जाती है, कस्टमर उनके पास आते हैं उनकी गुडविल हम्म, देख के। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। अब एक गुडविल इनकम है, इनकम है क्या? नहीं सर, ये इंटेंजिबल होता एसेट है, यस। है, एसेट होता है। इसीलिए गुडविल हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग एसेट में पढ़ेंगे। आपने सही बताया, वो इंटेंजिबल एसेट होता है। तो जब हम हम्म। एसेट में पढ़ाई में आएंगे तो हम वहाँ गुडविल पढ़ेंगे।
ये इसको गुडविल यहाँ पे बोलने का पर्पस ये था कि कुछ कुछ मिलता जुलता वैसा ही चीज़ होता है, आपको नाम के पैसे मिलते हैं बट वो गुडविल एसेट होता है। यहाँ हम रॉयल्टी रिसीव्ड करते हैं, हमारे नाम के बदले हमें पैसा मिलता है, ये हमारे गुडविल होती है, ये रॉयल्टी होती है। और कोई इनकम सोच सकते हो? कोई बात नहीं, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आज जितना पढ़ाई हुआ इसको आप रिवाइज करोगे और अपने सेल्फ दिमाग से, आपको लगे तो गूगल मार सकते हो, आपको लगे कुछ भी होमवर्क कर सकते हो, आप अपनी किताब रेफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको होमवर्क है सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम, ये आपको सोच के आनी है। हेड भले आप चाहो तो नहीं बनाना, आप ये सोच के आना सर इस ये वाला काम करेंगे तो इससे जो कमाई आएगी वो कौन से हेड में जाएगी, उस कमाई के हिसाब से हम लोग अपना एक हेड बना लेंगे। ठीक, तो जब हेड बना लेंगे वही हेड हम आगे यूज करेंगे। तो आपको सोचना है कि और क्या क्या इनकम हो सकती है, यही सोच के आपको लिस्ट करना है और वो मुझे बताना है अगली क्लास में। तो ये हमारा आज हमने पढ़ाई किया सिर्फ इनकम के बारे में कि इनकम क्या होती है, इनकम क्यों होती है, क्यों जरूरी है, कितने प्रकार की इनकम हो सकती है। आप इनकम का कोई भी सोर्स सोच सकते हैं। बंदा वो बंदा ये काम करता है, इससे उसको पैसे आते हैं, ये बताओ हम किस में डालें, राइट? ये अभी भी एक मेरे माइंड में आ गया, एक एग्जांपल आ गया। कुछ लोग धंधा करते हैं पार्किंग का, पार्किंग चार्जेज आप रिसीव लिख सकते हो। एक बच्चा आता था कोई मेरे पास, उसका पार्किंग का कुछ धंधा है, ये मुझे याद आ गया, ये मैंने आपको लिख दिया। तो और बहुत सारे काम हो सकते हैं, मतलब आपको किस एंगल से सोचना है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट से देता हूँ। आपको इस एंगल से सोचना है कि जैसे मैं एक आदमी हूँ, एक आदमी जो गांव में भी रहता है, शहर में भी रहता है, कहीं विदेश भी रहता है, बहुत सारे कहीं भी रह सकता है, और वो बहुत प्रकार के काम करता है। कोई भी काम जो अभी तक की लिस्टों में नहीं है, उसके कमाई के जरिए को सोचना है और वो हमें लिखना है। यही चीज़ आप किसी फीमेल के एंगल से भी सोच सकते हो। एक लेडी होती है, वो क्या क्या काम करके पैसे कमा सकती है। ऐसे ही कोई कंपनी होती है, कितने तरह की कंपनियां हो सकती हैं, क्या क्या बिजनेसेस चला रही हैं कंपनियां, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। मोटिवेशन समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अभी मुझे याद आ गया तो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज, ब्रोकरेज रिसीप्ट, RECTIVET अकाउंट। अब ब्रोकरेज समझते हो? सर किसी ब्रोकर से आप शेयर खरीदते हो, जैसे ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो एक ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, यस, कमीशन राइट, उसको कहते यस। हैं। कमीशन और ब्रोकरेज मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी दिला देता है किसी को तो कमीशन बोलता है, और कोई जो ये ब्रोकरिंग वाला जो अभी आपने काम बताया शेयर ब्रोकिंग का, तो ब्रोकिंग कंपनी जो है अपने बुक्स में ब्रोकरेज रिसिप्ट लिख सकती है। चीज़ एक ही है बट वर्ड्स अलग हो। अभी मेरा दिमाग कहाँ पहुँचा? उस दिमाग पर पहुँचा कि भाई ये शेयर ब्रोकर भी तो बैठे हैं दुनिया में, वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं एक एक करके मुझे भी याद आ रहा है तो मैं लिखता चल रहा हूँ। ऐसे आपको इस पर आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आपको टाइम मिले आराम से इस पर सोचना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में सोच के और आपको इसको लिखना है। कुछ समझ नहीं आए, हेड समझ में नहीं आए, आप खाली वो काम लिख के ले आए।
फिर ये बंदा ये काम करता है, उसको हम लोग किस इनकम में ले सकते हैं। और यहाँ जितने भी हेड लिखे जा रहे हैं, जिसके लास्ट में मैं अकाउंट वर्ड जोड़ रहा हूँ, ये सारे हेड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क भी है, याद होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि भाई वो ज़मीन उसने किराए पे दे दिया और उसकी माइनिंग के लिए, तो उसको जो पैसा मिला वो कौन से हेड में जाएगा, तो आपने कहना है जो रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा। प्रॉपर्टी वाले ने किसी को प्रॉपर्टी दिलवा दी, 15 दिन का रेंट ले लिया अपना हिस्सा, वो किस में जाएगा, वो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वो हेड आपको समझना है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इस हेड में क्या क्या इनकम आती है, और अगर कोई इनकम बंदा बोल देवे तो हम उसको किस हेड में डाल सकते एक सैलरी रिसीव भी तो हो सकता है, सैलरी से कमा रहा हो जो। हैं। हाँ, गुड क्वेश्चन। बट किसी भी कंपनी को कोई भी सैलरी नहीं मिलती। कंपनी को नॉर्मली किसी भी बिजनेस को कोई सैलरी नहीं मिलती। सैलरी जो अच्छा मिलती है सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलता है जो एक एम्प्लॉय होता है, किसी कंपनी में नौकरी करता है। आम तौर पे जो ये बिजनेस टाइप की चीज़ें हम लोग बनाते हैं या बुक्स बनाते हैं, आम तौर पे कोई सैलरी वाला अपना बुक्स नहीं बनाता है, उसका कोई बिजनेस नहीं है। वो तो 10 घंटे काम करेगा, 9 घंटे काम करेगा, उसको तनख्वाह मिलेगी, और उसकी तनख्वाह का जो भी खर्चा पानी वो कंपनी खुद उसका TDS वगैरह टैक्स वगैरह काट लेता है। तो एक एम्प्लॉय जो है सिर्फ साल में एक बार रिटर्न भर देता है सरकार को कि साहब हमने इतना, मेरा सैलरी था 10 लाख सैलरी था, जिसमें 1 लाख काट लिया, और ये मेरा जो टैक्स बनता था आपने ऑलरेडी लिया। तो अपनी कोई बुक्स नहीं बनाता, वो कोई अपना बिजनेस नहीं होता। और कोई भी कंपनी जो बिजनेस करती है वो कहीं जॉब नहीं करती है, कंपनियां कभी जॉब नहीं करती। लेकिन इसी में एक वर्ड आया, मैन पावर चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट। ऐसी कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो एम्प्लॉय सप्लाई करती हैं, राइट। जैसे किसी बड़ी कंपनी में 5 लोगों की ज़रूरत है, मैं एक ऐसा मैन पावर कंपनी हूँ, HR कंसल्टेंसी कंपनी हूँ, जो उसको लेबर सप्लाई कर दिया। मैंने बोला जो मैंने 5 बंदे भेजे हैं, आपने इंटरव्यू कर दिया, तो भैया ये मैन पावर चार्ज का मतलब ये है बाबू, एम्प्लॉय मेरे हैं, मैंने आपके यहाँ हायर पे भेजा। जैसे मान लो एम्प्लॉय को, मैं लेबर को देता हूँ 500 रुपया, और आपने मेरे से लेबर मांग लिया, तो मैं आपसे 700 रुपये चार्ज करूँ। ये होता है मैन पावर सप्लाई, मैन पावर चार्जेस। इसी से एक दूसरा मिलता जुलता वर्ड आ गया, अब मुझे बातों बातों में याद आ गया, आप लिख सकते हो प्लेसमेंट चार्जेज रिसीव्ड। नेहरू प्लेस में, जगह जगह पे बहुत सारे प्लेसमेंट वाले बैठे हैं। वो कहते हैं कि साहब हमने लड़का भेजा, आपने इंटरव्यू ले लिया, आपने अपनी कंपनी में रख लिया, तो इस बच्चे की 15 दिन की सैलरी मेरा कमीशन बन गया। तो एंड ऑफ द डे वो कमीशन ही होता है। अगर कमीशन ना लिख करके कोई प्लेसमेंट एजेंसी चल रही है, तो आप प्लेसमेंट चार्जेज रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? कुछ लोग इसी को कंसल्टेंसी चार्ज भी में भी ले आते हैं, कुछ लोग इसी को कमीशन में भी ले आते हैं। एंड ऑफ द डे है तो कमीशन ही, क्योंकि हमने किसी को सर्विस दिया, इस बंदे को उस बंदे से जोड़ दिया, मेरा जो फीस बना है तो मेरा कमीशन ही। लेकिन कुछ लोग चाहें तो इस वर्ड से भी अपना यूज कर सकते हैं कि साहब हम प्लेसमेंट का धंधा करते हैं, पूरे साल में मेरे को प्लेसमेंट चार्ज इतना मिला। सबको अगर ग्रुपिंग करोगे तो सारे सर्विसेज जितने दिख रहे हैं चार्जेज रिसीव्ड, ये सारे सर्विस चार्ज रिसीव्ड की ही पार्ट है। क्लियर हुआ? जैसे मैन पावर चार्जेज रिसीव, ये तो खैर ये तो एक तरह का वही, ये भी सर्विस चार्ज ही हो गया। ब्रोकरेज रिसिप्ट क्या है, भी सर्विस चार्ज ही है तो सब एक तरह का सर्विसिंग ही, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसिंग हैं, सबके हेड अलग अलग बने। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको और जोड़ दिए, आपने और 2-4 सोच के लाना है। और ये एक एंडलेस एफर्ट होता है,
ऐसा नहीं कि हमने आज सोच लिया और कल सोच लिया और परसों सोच लिया, इसके बाद एक क्लास ख़त्म हो जाती है। कभी भी आपको कोई भी नया हेड दिखता है, ये इनकम का हेड अपने रजिस्टर में एक पेज बना लेना, उस पेज पे इनकम का डाल के फिर उसको ब्लैंक छोड़ देना, उसमें और याद आएगा उसमें और ऐड जाके कर देना। समझ आए ना? ये सारे इनकम के हेड आपको एक लिस्ट बना के रखनी है कि कोई पूछे कि इनकम के क्या क्या जरिए हो सकते हैं, ये सारे लिस्ट आपको उसमें बताना। इनकम के टॉपिक में इनकम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका? नो ठीक है, सर। हम लोग क्लास, हाँ बोलो। इनकम और प्रॉफिट में कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, बहुत डिफरेंस होता है, वो भी हम जैसे लोग पढ़ेंगे आगे। एक लाइन में आपको बता देता हूँ। इनकम तो हुआ टोटल आमदनी, प्रॉफिट का मतलब होता है आमदनी में से जब आप खर्चा काट देते हो तो वो आपका प्रॉफिट बचता हम्म, है। जैसे आपने सेल किया, 1,000 रुपये की शर्ट बेची, वो सेल माना जाएगा, वो इनकम हो गई। और जो आपने खर्चा किया, मान लो 500 का खरीदा, 100 रुपये कार्टेज खर्चा हुआ, 50 रुपये मेंटेनेंस खर्चा हुआ, तो 650 रुपये आपका हो गया खर्चा। तो जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आपका 350 रुपये। और जो रेवेन्यू होता है वो भी सेम होता है इनकम का? हाँ, रेवेन्यू, एक जो है रेवेन्यू जो वर्ड है वो इनकम का ही सिनोनिम है, ओके। उसी का दूसरा वर्ड है। इनकम कह लो, सेल कह लो, रेवेन्यू कह लो, ये सब मिलते जुलते वर्ड हैं। इनका मीनिंग हो गया टर्नओवर, है ना? टर्नओवर हो गया हमने माल कितने का बेचा, टोटल माल बेचा, चाहे सर्विस बेचा, चाहे जो भी हमारी इनकम आई, टोटल कलेक्शन, दैट इज योर इनकम। क्लियर? टोटल कलेक्शन में से जब हम टोटल एक्सपेंस निकाल देते हैं, वो जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट बचता है। और प्रॉफिट में भी दो आता है, आपने पढ़ा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। प्रॉफिट में भी दो होता है, एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक आपका नेट प्रॉफिट होता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो प्रॉफिट का पार्ट है। बट अगर टर्नओवर की बात करें, सेल्स की बात करें, इनकम की बात करें, कलेक्शन की बात करें, ये सारा का सारा कलेक्शन से वर्ड है। क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन? नो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी आपको डाउट लगे, यू आर वेलकम, पूछ सकते हो।